दोस्तों ये स्टोरी का नवा भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। एक तरफ देव और अभिमान खान बीवी से लड़कियों की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ क्रश और युग भी खान बीवी से लड़कियों की मांग कर रहे थे। जहां खान बीवी बहुत ज्यादा खुश थी वहीं परेशान भी थी कि वह इतनी सारी लड़कियों का इंतजाम कैसे करेगी और इन दोनों को कैसे समझाएगी। लेकिन खान बीवी भी इतना समझ गई कि आज उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तभी अभिमान तेज आवाज में बोला, खान बीवी लड़कियां दोगी या हम जाएं? खान बीवी बोली, अरे नहीं साहब, आपको तो जरूर देंगे। फिर उसने क्रिस को देखकर कहा, देखे मेरे पहले कस्टमर यह हैं तो आप सब बाहर चले जाइए, मैं पहले इन्हें ही लड़कियां दूंगी। क्रिस भी हल्के गुस्से में बोला, खान बीवी जितने पैसे यह देंगे मैं उससे दुगना दूंगी। अभिमान भी गुस्से में बोला, मैं सारी लड़कियों के 5 करोड़ दूंगा। खान बीवी की आंखें तो हैरानी से फैल गई। उसने तो आज तक 5 करोड़ रुपए सुने भी नहीं थे और अभिमान उसे एक ही झटके में 5 करोड़ देने वाला था। खान बीवी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ साहब, सारी लड़कियां आपकी। फिर उसने क्रिस युग से कहा, देखिए डील हो गई, आप लोग जा सकते हैं। क्रिस अभिमान की तरफ गुस्से में देख रहा था। फिर उसने खान बीवी की तरफ देखकर कहा, मैं सारी लड़कियों के 5 करोड़ दूंगा। खान बीवी समझ गई कि अब वह दोनों के नाम पर बोलियां बढ़ाएंगे। खान बीवी बोली, तो फिर ठीक है, आप दोनों में से जो मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं सारी लड़कियां उसे ही दे दूंगी। क्रश और अभिमान दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ही यही चाहते थे। दोनों के बीच बोलियां लगने लगी और आखिरकार अभिमान ने 50 करोड़ में डील फाइनल कर दी। क्रश और युग दोनों ही गुस्से में अभिमान को देख रहे थे और अभिमान ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या हुआ, 50 करोड़ से ज्यादा पैसे नहीं है तुम्हारे पास? और अगर नहीं है तो निकलो यहाँ से, मेरे काम के बीच में टांग मत अड़ाओ। देव ने भी मुस्कुराकर कहा, निकलो यहाँ से। क्रश और युग दोनों ही चुपचाप वहां से चले गए। खान बीवी ने अभिमान को मस्का लगाते हुए कहा, अरे वह सब मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने अमीर हो कि 50 करोड़ की डील झटके में कर लोगे। आप लोगों की तो बात ही अलग है। खैर छोड़िए, यह बताइए इतनी सारी लड़कियों का आखिर आप करोगे क्या? अभिमान ने हल्के गुस्से में कहा, तुम्हें इससे मतलब? तुम बस यह बताओ तुम्हें पैसे कैसे चाहिए या तुम्हारा कोई अकाउंट है? खान बीवी बोली, अरे साहब, हम जैसे गरीब आदमियों के पास अकाउंट कहाँ? वैसे भी कहते हैं अकाउंट में तो टैक्स वैक्स लगता है। आप 50 करोड़ कैश ही दे दीजिए। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी और देव ने अपने साथ लाया हुआ एक बैग खान बीवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें 2 करोड़ रुपए हैं, बाकी के 48 करोड़ कल लेकर आएंगे और लड़कियां ले जाएंगे। लेकिन याद रखना, एक भी लड़की कम नहीं होनी चाहिए, वरना तुम नहीं जानती हम कितने खतरनाक हैं। खान बीवी की आंखों में तो इस वक्त बस वह बैग दिखाई दे रहा था। खान बीवी ने जल्दी से उस बैग को पकड़ा और मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक भी लड़की इधर से उधर नहीं जाएगी, बस आप अपने वादे से मत मुकरना। देव बोला, हम अपने वादे से नहीं मुकरते, तभी तो 2 करोड़ तुम्हें एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम अपने वादे से मुकर गई तो तुम जानती नहीं हो इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तभी अभिमान अक्कड़ कर बोला, आखिरी दिन नहीं होगा, बल्कि अगर एक भी लड़की कम हुई तो तुम्हें 2 करोड़ के 2 करोड़ देने होंगे, समझ रही हो ना? खान बीवी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए, आप बस 48 करोड़ लेकर आइए और मैं आपको लड़कियां दे दूंगी। देव ने अभिमान की तरफ देखा और अभिमान ने देव की तरफ। दोनों ने एक डेविल स्माइल एक दूसरे को पास की और वहां से चले गए। चारों ही उस बंगले से 1 किलोमीटर आगे आकर खड़े हो गए। चारों अभी बात कर रहे थे और तभी युग बोला, अब क्या करना है? क्रस ने कहा, करना क्या है, जाकर 3-4 लड़कियों को गायब करना है ताकि खान बीबी फंस जाए। अभिमान बोला, हाँ सही कहा, लेकिन अभी फिलहाल घर चलते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड हुई। फ्लाइट में से एक औरत निकली। वह औरत एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी। दिखने में वह औरत 45-50 साल के आसपास की होगी। आंखों पर गॉगल्स लगाया हुआ था। उस औरत ने बिजनेस सूट पहना हुआ था। वह औरत कोई और नहीं, नित्या कपूर थी, जो शायद अब वापस आ गई थी। नित्या एयरपोर्ट से बाहर निकली और तभी एक गाड़ी नित्या के सामने आकर रुकी। नित्या उस गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। करीब 1 घंटे बाद वह गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी से नित्या उतरी और बहुत एटीट्यूड के साथ अंदर गई।
नित्या ने घर को देखा। वह घर नैना कपूर का था। नित्या को एक ही पल में वह सब याद आ गया जो रघुवंशी फैमिली ने नैना के साथ किया था। बदले की आग में नित्या इतना पागल हो गई थी कि उसे सही और गलत का फर्क ही दिखाई नहीं देता था। रघुवंशी फैमिली को अब भी अपना दुश्मन समझती थी, जबकि रघुवंशी फैमिली की बदौलत ही वह जिंदा थी, वरना सिवाय तो नित्या को उसी दिन मार देता जिस दिन उसने नैना कपूर को मारा था। तभी नित्या का फोन रिंग हुआ। नित्या ने अपने फोन की स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। नित्या ने फोन रिसीव करके कहा, आ रहे हो? अगले ही पल नित्या ने अपनी गाड़ी जंगलों के बीच रोकी। नित्या गाड़ी से उतरकर जंगलों से होते हुए एक घर के अंदर चली गई। उस घर में 10-12 बॉडीगार्ड खड़े थे। उन बॉडीगार्ड ने नित्या को ग्रीट किया। नित्या ने फिर बॉडीगार्ड को देखकर कहा, कैसी है वह लड़की? उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला, मैम, आपने जैसा कहा था हम वैसे ही उसे टॉर्चर कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूँ वह लड़की लगभग पागल हो चुकी है। नित्या ने अपना गॉगल उतारा। उस बॉडीगार्ड को देखकर सुलगती हुई आंखों में कहा, लगभग पागल हो गई है? मैंने तुम्हें कहा था उसे पूरा पागल कर दो। उस बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर कहा, मैम, आपने जैसे जैसे कहा था हम उसे वैसे वैसे ही कार्य कर रहे हैं। आप चाहें तो देख सकती हैं। नित्या ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, उसे ही तो देखने इंडिया वापस आई हूँ और सिवाय रघुवंशी को दिखाने आई हूँ कि जिस लड़की को वह इतनी पागलों की तरह ढूंढ रहा है वह लड़की तो मेरे पास है। सिवाय रघुवंशी को अब हारने से कोई नहीं बचा सकता। उसे तो मैंने अपने घुटनों पर लाकर गोली नहीं मारी तो मेरा नाम भी नित्या कपूर नहीं। इतना कहकर नित्या उस घर के अंदर चली गई। नित्या उस घर के अंदर एक कमरे में चली गई। वह कमरा बहुत बड़ा था। उस कमरे में एक बड़ा सा पिलर था और उस पिलर के चारों ओर एक लड़की चक्कर लगा रही थी। उस लड़की की उम्र मुश्किल से 19-20 साल की थी, दिखने में बहुत कमजोर, जैसे 15-16 साल की हो। वह लड़की बस चलती जा रही थी, उसी पिलर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उस लड़की को कोई होश नहीं था, बस चलती जा रही थी और उसके मुंह पर एक ही नाम था, सिवाय रघुवंशी मास्टर है, सिवाय रघुवंशी मास्टर है। यही बड़बड़ाती हुई वह लड़की उस पिलर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। नित्या ने उस लड़की को देखा तो हंस कर कहा, सच कहा तुमने, लगभग पागल ही हो गई है। अच्छी बात है, इसे तो और पागल होना है। इतना पागल होना है कि रघुवंशी परिवार जब इस लड़की से मिले तो दुख के मारे इसी की तरह पागल हो जाए। नित्या बॉडीगार्ड को देखकर बोली, कितने घंटे चलती है या? उस बॉडीगार्ड ने कहा, मैम, करीब 16-17 घंटे। नित्या बोली, खाना कितनी बार देते हो? उस बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर कहा, मैम, जैसा आपने कहा था हम उसे हफ्ते में 10 बार ही खाना देते हैं। नित्या बोली, ठीक है बाकी? उस बॉडीगार्ड ने कहा, हफ्ते में 2 बार घर की सफाई करती है। नित्या ने बॉडीगार्ड को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, यह लड़की दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, क्या तुम्हारा दिल इस लड़की को देखकर डगमगाता नहीं? उस बॉडीगार्ड ने आंख उठाकर नित्या को नहीं देखा, लेकिन वह समझ रहा था कि नित्या क्या कहने की कोशिश कर रही है। नित्या ने फिर एक डेविल स्माइल के साथ कहा, चाहो तो उस लड़की से अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो, और इनफैक्ट तुम ही क्यों, यहाँ जितने भी बॉडीगार्ड हैं वह इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। नित्या ने उस बॉडीगार्ड को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत करो। बाकी बॉडीगार्ड को बोल दो कि इसके जिस्म से जितना खेलना है खेले, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब सिवाय रघुवंशी अपनी बेटी को देखे तो उसे महसूस हो कि दर्द क्या होता है। सिवाय रघुवंशी ने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को मार दिया था और अब उसकी आंखों के सामने मैं उसकी बेटी की जिंदगी खराब कर दूंगी। बॉडीगार्ड अभी कुछ नहीं बोला और तभी नित्या ने चिल्लाकर कहा, सुनाई दे रहा है तुम्हें? उस बॉडीगार्ड ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, यस मैम, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा। नित्या ने उस बॉडीगार्ड का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में इस लड़की के लिए सिंपैथी दिखाई दे रही है, लेकिन तुम्हें पैसा मैं देती हूँ, इसलिए यह सिंपैथी अपने पास तक ही रखो। कल फिर आऊंगी, तब तक इस लड़की के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी आंखों के सामने इस लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ती हुई देखनी है, समझ गए ना? अपने बॉडीगार्ड को समझा देना। उस बॉडीगार्ड ने हाँ में गर्दन हिला दी और नित्या वहां से चली गई। नित्या के जाते ही उस बॉडीगार्ड ने उस लड़की को देखा जो अब भी सिवाय मास्टर है कहती हुई उस पिलर के चक्कर लगा रही थी। तभी बाकी के बॉडीगार्ड मेन बॉडीगार्ड के पास आ गए। बाकी के बॉडीगार्ड ने मेन बॉडीगार्ड से पूछा, क्या हुआ, क्या कह गई है मैडम?
वह बॉडीगार्ड बोला, कुछ नहीं, जाकर अपना अपना काम करो। मैडम ने कहा, इस लड़की पर और ज्यादा नजर रखो क्योंकि इसके घर वाले इसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, यार मैंने सुना है कि यह लड़की बहुत अमीर घर से है। मेन बॉडीगार्ड बोला, अमीर नहीं, बहुत ज्यादा अमीर घर से है। खैर छोड़ो, जो अपना काम है करो। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। राजवीर और दिव्यांश तीनों ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तभी एक बाउंसर परमिशन लेकर अंदर आया। शिवाय बोला, हाँ बताओ क्या खबर है। बाउंसर ने कहा, सर नित्या कपूर वापस आ गई। यह सुनते ही तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई और तभी शिवाय ने राजवीर के कंधे पर मार कर कहा, हाँ तो सीनियर अब कैसे करेगा। राजवीर ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं। शिवाय ने ना में ही गर्दन हिलाकर कहा, शर्म तो नहीं है, लेकिन यह पता लगाना पड़ेगा वापस क्यों आई। शिवाय ने बाउंसर की तरफ देखकर कहा, मुझे नित्या के वापस आने का रीजन लाकर दो। पर्सनल हो जो भी हो, मुझे यह भी पता करके बताओ उसने शादी की या नहीं। मुझे यह भी पता करके बताओ कि वह किस टाइम कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ। उसके सुबह 6 से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक क्या क्या काम करती है, मुझे उन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए। बाउंसर ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया। दिव्यांश ने गहरी सांस लेकर कहा, उस दिन चाचू नित्या पर तरस नहीं खाते तो इतनी टेंशन नहीं होती। शिवाय बोला, टेंशन वेंशन नहीं है, बस हमें उसका सही रीजन पता लगाना है। अगर वह किसी जेन्युइन रीजन से आई होगी तो कोई बात नहीं, वह बदले के चक्कर में आई होगी तो अब गोली मार देंगे, कितनी देर लगेगी। राजवीर तो दिव्यांश और शिवाय दोनों को देख रहा था, फिर ना में गर्दन हिलाकर बोला, यकीन नहीं आता कि तुम दोनों भाई आज तक नहीं सुधरे। दूसरी तरफ क्रश और युग खान बीबी के बंगले के अंदर खड़े थे। क्रश बोला, खान बीबी तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। मुझे एक लड़की दे दो, मैं उसे कल तक वापस लाकर दे दूंगा, तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। 10 करोड़ सुनकर खान बीवी के मन में लालच आ गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर उसकी एक भी लड़की कम हुई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। खान बीबी कुछ सोच ही रही थी, तभी युग बोला, अरे खान बीबी, मैं कह रहा हूं ना, एक ही रात की तो बात है। क्रश ने अपनी बात इतनी सफाई से कही थी कि खान बीबी को क्रश की बात पर यकीन आ गया। खान बीबी ने एक बार फिर कंफर्म करते हुए कहा, साहब पक्का सुबह तक लड़की दे जाओगे। क्रश बोला, हाँ हाँ दे जाऊंगा। खान बीबी ने बिना सोचे समझे 3-4 लड़कियों को हॉल में बुलाया, जो दिखने में काफी छोटी थी, 14-15 साल की होंगी। खान बीबी ने क्रश की तरफ देखकर कहा, लीजिए साहब, जो लड़की चाहिए ले जाइए, लेकिन वादा कीजिए कि सुबह होने के बाद इसे वापस दे देंगे। क्रश बोला, जुबान देता हूँ वापस दे जाऊंगा, लेकिन यह तो बहुत छोटी है। तुम एक काम करो, मुझे 4 लड़कियां दे दो। और तभी युग पीछे खड़ा हुआ, बोला, दो मुझे भी दिलवा दीजिए ना। वह लड़कियां तो आंखें नम करके क्रश और युग की बात सुन रही थी। लड़कियों की तो दिल की धड़कन तेज हो गई थी, उन्हें नहीं पता था उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जहां तक वह खान बीवी को जानती थी, इतना तो उन्हें समझ आ गया था कि अब यह लोग उन्हें रोज रोज खाएंगे। काफी बहस के बाद आखिर युग और क्रश दोनों ने मिलकर 6 लड़कियों का सौदा कर लिया। उसने एक बैग खान बीवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, 10 करोड़ रुपए इसमें हैं। खान बीवी हल्का सा मुंह बनाकर बोली, साहब आपने कहा था एक लड़की के 1 करोड़। तो क्रश बोला, बाकी के 5 करोड़ सुबह दे दूंगा, मैं इतनी बड़ी रकम लेकर घूमता नहीं हूँ। खान बीवी को क्रश की बातों पर यकीन आ गया और उसने वह बैग पकड़कर अपने एक आदमी को पकड़ा दिया। क्रश और युग उन लड़कियों को लेकर बाहर जाने लगे, लेकिन वह सारी लड़कियां सूखने लगी। क्रश और युग दोनों ही समझ रहे थे कि लड़कियों पर क्या बीत रही है, लेकिन फिलहाल तो उन दोनों को उन लड़कियों को लेकर वहां से किसी भी कीमत पर जाना था। इसीलिए युग ने उन सब को देखकर चिल्लाते हुए कहा, एक और सिसकी मुंह से निकली तो यही थप्पड़ मारकर बेहोश कर दूंगा, चलो यहाँ से। युग और क्रश दोनों मिलकर उन लड़कियों को डरा धमकाकर बाहर ले आए, उन लड़कियों को गाड़ी में बैठाया और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। करीब 5 किलोमीटर बाद दोनों ने अपनी गाड़ी क्रश के अपार्टमेंट के बाहर रोकी। युग और क्रश दोनों ने उन लड़कियों को गाड़ी से जबरदस्ती उतारा और अपने अपार्टमेंट में ले आए। जैसे ही वह लड़कियां अपार्टमेंट में आई, हाथ जोड़कर क्रश और युग से बोली, साहब माफ कर दीजिए ना साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, हम तो बहुत छोटे हैं साहब। क्रश और युग दोनों को लड़कियों पर तरस आ गया था और तभी क्रश ने मुंह पर उंगली रखकर लड़कियों की तरफ देखकर कहा, शांत हो जाओ, अगर रोई तो पक्का तुम लोगों के साथ
कुछ उल्टा सीधा करेंगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम कुछ उल्टा सीधा ना करें तो शांत हो जाओ। जाओ जाकर अपना मुंह धोकर आओ। सारी लड़कियां चुपचाप एक कमरे की तरफ बढ़ गई और थोड़ी देर बाद मुंह धोकर वापस आई। क्रस बोला, आज के बाद तुम सब यहीं रहोगी जब तक मैं तुम लोगों का रहने का इंतजाम नहीं कर दूं। लड़कियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी युग ने लड़कियों को समझाते हुए कहा, देखो हम बुरे लड़के नहीं हैं, हम दोनों तुम्हारी मदद कर रहे हैं। आज के बाद तुम्हें खान बीवी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रहोगी। हम तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करा देंगे और तुम सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। वह लड़कियां हाँ में गर्दन हिलाने लगी। तभी क्रस बोला, भूख लगी है तुम सबको। सब लड़कियों ने हाँ में गर्दन हिला दी। क्रस ने फोन निकाला और खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर में वहां एक डिलीवरी बॉय आया। क्रस और युग दोनों ने उन लड़कियों के लिए खाना सर्व किया और वह लड़कियां भी खाना खाने लगी। बेचारी ऐसे खाना खा रही थी जैसे कितने दिन की भूखी हो। वैसे भी खान बीबी अपनी बात मनवाने के लिए उन लड़कियों को भूखा ही रखती थी। क्रस को तो लड़कियों पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। तभी अपार्टमेंट की बेल बजी और क्रस ने गेट खोला। वहां पर देव और अभिमान दोनों खड़े हुए थे। दोनों ही अंदर आ गए। लड़कियों ने दोनों को देखा तो वह एकदम से उठा। उन लड़कियों को डर लगने लगा और तभी अभिमान बोला, डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना, हम सब तुम्हें बचाने आए हैं। तुम्हारी बाकी की सहेलियों को भी हम यहाँ बहुत जल्द ले आएंगे। तुम लोग खाना खाकर सो जाओ, ठीक है। उन लड़कियों ने भी छोटी सी उम्र में बहुत आदमियों को देख लिया था, जिसके चलते उन्हें इतना तो समझ आ गया कि वह चारों लड़के सच में उनकी मदद करना चाहते हैं। अभिमान ने फिर अपने तीनों भाइयों को देखकर कहा, अब सुबह मैं जाऊंगा और खान बीवी को झूठे केस में फंसा दूंगा और इस बार ऐसा फंसाऊंगा कि वह जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगी। या जो बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है इसकी सजा तो उसे मैं दिलवाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल के बंगले में दो बॉडीगार्ड उस लड़की को ही देख रहे थे। वह लड़की अब भी चारों ओर घूम रही थी। उस बॉडीगार्ड ने पिछले 16 सालों से उस लड़की को देखा था। कहीं ना कहीं उस लड़की से अटैचमेंट हो गई थी। नित्या कपूर जो जो कह कर गई थी बॉडीगार्ड के लिए, वह सब करना आसान नहीं था। तभी एक बॉडीगार्ड आकर बोला, राघव सर चलिए खाना खा लीजिए। लेकिन राघव के मुंह से तो आज एक निवाला भी नहीं उतरने वाला था। राघव एक 40 साल का बॉडीगार्ड था जो पिछले 16 साल से रघुवंशी खानदान की बेटी को देख रहा था। उसने नित्या कपूर के कहने पर उस लड़की पर बेहिसाब जुर्म किया था, लेकिन जो नित्या उसे कल कहकर गई थी वह सब करना उसके बस की बात नहीं थी। यह सोच कर ही कि वह उस लड़की के कपड़े को छू रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। राघव अपने ही ख्यालों में था। तभी एक बॉडीगार्ड ने फिर कहा, राघव सर आपसे बात कर रहा हूँ, चलिए खाना खा लीजिए। वह लड़की तो ऐसे ही घूमती रहेगी। अचानक ही राघव ने मन में कहा, अब नहीं घूमेगी, जितना घूमना था घूम ली। इतना सोचकर राघव ने उस बॉडीगार्ड को देखकर कहा, हाँ चलो चलकर खाना खा लेते हैं। फिर वह बॉडीगार्ड के साथ उस कमरे से निकलकर उस बंगले के डाइनिंग एरिया में आ गया, जहां पहले ही 10-12 बॉडीगार्ड बैठे हुए खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद आखिर राघव ने सबको देखकर कहा, यार आज पीने का बड़ा मन कर रहा है। तभी एक बॉडीगार्ड खड़ा होकर बोला, मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन मैडम की वजह से ड्रिंक नहीं करते। तभी एक दूसरा बॉडीगार्ड बोला, अरे मैडम कौन सा यहाँ है, आज कर लेते हैं, वैसे भी वह कल आएंगी। राघव ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सारे बॉडीगार्ड ड्रिंक करने के लिए तैयार हो गए और अगले ही पल सब सिटिंग एरिया में बैठकर ड्रिंक करने लगे। राघव ने ड्रिंक नहीं की, बल्कि वह तो ड्रिंक करने की एक्टिंग कर रहा था। आज शायद राघव का जमीर जाग गया था, जिसके चलते उसने सोच लिया था कि वह इस लड़की को बचा कर रहेगा। वैसे भी उस लड़की की हालत बद से बदतर हो गई थी और ज्यादा बुरी हालत नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे सबको नशा होने लगा और वह सब वही नशे की हालत में लुढ़क कर सो गए। उन सब के सोने के बाद राघव धीरे से उठा। राघव सीधा उस कमरे में गया जहां वह लड़की चक्कर लगा रही थी, लेकिन अब वह चक्कर लगाते लगाते रुक गई। फिलहाल वह बेड के सहारे बैठकर नींद की झपकियां ले रही थी। राघव ने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई और फिर एक कबर्ड खोलकर उसमें से एक इंजेक्शन तैयार किया और उस लड़की के पास आकर बोला, अब मैं तुझे इंजेक्शन लगाऊंगा, हिलना मत। वह लड़की जो कि नींद में थी उसने बस हाँ में गर्दन हिला दी और अगले ही पल राघव ने उसकी बाजू पर इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही वह लड़की बेहोश हो गई। राघव ने उस लड़की को गोद में उठाया और चुपचाप उस बंगले से बाहर ले आया।
राघव अच्छे से जानता था कि बॉडीगार्ड सुबह होने से पहले नहीं उठेंगे। सुबह होने से पहले राघव को उस लड़की को एक सेफ जगह रखना था। राघव जानता था कि वह जो कर रहा है वह बहुत खतरनाक है। नित्या को अगर खबर लग गई कि राघव ने उसके साथ बेईमानी की है तो राघव को मारने में मिनट भी जाया नहीं करेगी। लेकिन राघव ने भी सोच लिया था वह उस लड़की को बचाकर रहेगा। राघव ने उस लड़की को कार में बैठाया और चुपचाप उस कार को स्टार्ट करके वहां से चला गया। करीब 4 घंटा ड्राइव करने के बाद राघव ने गाड़ी अपने अपार्टमेंट के बाहर रोकी। तब तक सन्नाटा पसरा हुआ था, वॉचमैन भी सोया हुआ था। धीरे से उस लड़की को गोद में उठाया और अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। राघव उस लड़की को लेकर अपार्टमेंट में आ गया। उसने उस लड़की को अपने बेडरूम में लेटा दिया और ब्लैंकेट से कवर किया और फिर अचानक ही उस लड़की के बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैं बस अब एक पुण्य करना चाहता हूँ। जानता हूँ इस पुण्य को करने में मेरी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे साथ इतना बुरा तो नहीं कर सकता। राघव फिर किचन में गया। उसने वहां से कुछ कुकीज, ड्राई फ्रूट लाकर बेड के सिरहाने रख दिए ताकि जब उस लड़की की आंख खुले और उसे भूख लगे तो उसे खा ले। उसके बाद राघव ने एक पतली रस्सी ली और उस रस्सी से उस लड़की का पैर बेड से बांध दिया था, वह उस कमरे से बाहर ना जा सके। राघव ने उस लड़की को देखा और फिर खुद से बोला, इस रस्सी से वॉशरूम जा सकती है, कमरे के गेट तक भी जा सकती है, लेकिन बाहर नहीं जा सकती। खाने के लिए मैंने इसके लिए रख दिया है। 2 दिन में काम को निपटा कर वापस आ जाऊंगा। वैसे भी शायद ही इसे 2 दिन तक होश आए। इतना कहकर राघव ने कमरे का गेट बंद किया और अपना फ्लैट लॉक करके वहां से चला गया। अगली सुबह खान बीवी इधर उधर चक्कर लगा रही थी क्योंकि क्रश अब तक लड़कियों को लेकर नहीं आया था। खान बीवी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर देव और अभिमान यहाँ आ गए तो वह उन्हें लड़कियां कहाँ से लाकर देगी, जबकि अभिमान तो जाते जाते खान बीवी को वार्न भी करके गया था। और तभी खान बीवी चिल्लाते हुए बोली, अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उस साहब को फोन करके कहो कि लड़कियों को वापस दे कर जाए। खान बीवी के एक आदमी ने फोन किया, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह आदमी खान बीवी की तरफ देखकर बोला, उन सबका तो नंबर नहीं लग रहा है। यह सुनते ही खान बीवी ने तो अपना हाथ अपने सिर पर मार लिया और फिर वह गुस्से में बोली, अब क्या होगा अगर लड़कियां वापस नहीं आई? फिर तो वह अमीर सेठ हमसे दुगने पैसे मांगेगा, कहाँ से लाकर देंगे हम पैसे? वहीं दूसरी तरफ क्रश के फ्लैट में चारों भाई सोफे पर जैसे तैसे एडजस्ट होकर सो रहे थे। हालांकि अभिमान को ऐसे नींद नहीं आती थी, लेकिन उसने मिशन हाथ में लिया था तो उसे भी सोना ही पड़ता। यह बात तीनों भाई अच्छे से जानते थे कि अभिमान को कंफर्ट होने की आदत है, वह ऐसे नहीं सो सकता। लेकिन उसके बेडरूम में वह लड़कियां सो रही थी, इसलिए वह चारों भाई लिविंग एरिया में सो रहे थे। आखिरकार अभिमान तो इरिटेट होकर उठकर बैठ गया और उसने उसके पेट में लात मारी। मारकर उसे उठाते हुए कहा, उठ जा क्रश, बहुत हुआ। पूरी रात मैं ठीक से सोया नहीं हूँ और अब तुम्हें सोता हुआ देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। लात लगने से क्रश भी अपने कमर को हल्का हल्का रब करता हुआ उठकर बैठ गया और फिर हल्के गुस्से में बोला, अभिमान कुछ तो शर्म कर, चाचू लगता हूँ मैं तुम्हारा। अभिमान ने इरिटेट होकर कहा, जाकर एक कप चाय बनाकर ला और ऐसी बनाना जैसी बड़ी माँ बनाती हैं। क्रश ने एक छोटा सा पिलो लिया और सोफे पर मारता हुआ बोला, जाकर बड़ी माँ के हाथ की पी ले और अगर मिल जाए तो मेरे लिए भी ले आइए। इतना कहकर क्रश फिर से सोने लगा। अभिमान गुस्से में उठा। उसने फिर देव की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, देव उठ जा, तुझे तो नींद नहीं आती, तू कैसे सो गया? तभी युग हल्की सी नींद में बोला, अरे नींद नहीं आती इसका मतलब यह थोड़ी ना है सोता ही नहीं है। बेचारा वैसे भी 4 बजे सोया था और अभी तो 6 बजे हैं, 2 घंटे भी नहीं हुए देव को सोए हुए और तू उसे उठा रहा है। अब एक लात युग को मारते हुए कहा, तो फिर तू उठ जा। युग उठ गया। अभिमान को देखकर गुस्से में बोला, अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा बहुत तो सोने दे। अभिमान ने हल्के गुस्से में कहा, आज रात देव का रिसेप्शन है, उससे पहले ही हमें खान बीवी का किस्सा खत्म करना है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं खान बीवी के साथ चूहा बिल्ली का गेम खेलूं। उठ जाओ सारे।
फाइनली अभिमान के इतना उठाने पर वह तीनों भाई भी उठकर बैठ गए और घूर कर अभिमान को देखने लगे। अभिमान बोला, प्लीज यार कोई मुझे चाय बनाकर दे दो। आखिरकार देव उठा, उसने अंगड़ाई तोड़ी और किचन में जाता हुआ बोला, या आखिरी बार तेरे लिए चाय बना रहा हूँ। अगर चाय पीने की इतनी ही तलब है तो शादी कर ले। बड़ी माँ ने भी ना इसको चाय पिला पिलाकर चाय का चस्का लगा दिया। थोड़ी देर बाद देव बड़ा होने के नाते सबके लिए चाय बनाकर लाया। देव ने चाय की ट्रे टेबल पर रखी और बोला, जल्दी पियो, उसके बाद चलना भी है। देव वापस से किचन में गया और उसने फिर से एक ट्रे उठाई जिसमें उन बच्चियों के लिए भी चाय थी। देव एक कमरे में गया, वहां वह बच्चियां सो रही थी। देव ने वह चाय टेबल पर रखते हुए कहा, ओ देवियों उठ जाओ, सुबह हो गई, चाय पी लो। देव के थोड़ा तेज बोलने से वह लड़कियां उठ गई और आंखें मिलमिलाती हुई देव को देखने लगी। उनमें से एक बोली, भैया आप हमारे लिए चाय लाए हो? देव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। अब जल्दी से उठकर चाय पी लो और फिर नहाकर तैयार हो जाना, आज तुम सबका स्कूल में एडमिशन करवाना है। देव अपनी बात बोलकर बाहर चला गया। देव बैठा और एक चाय की सिप लेकर बोला, आज से बड़ी माँ को नवरात्रों में लड़कियां ढूंढना नहीं पड़ेंगी, इन्हीं को लेकर मेंशन में कंचक खिला देंगी। देव की बात सुनकर युग को हंसी आ गई और वह हंसते हुए बोला, कुछ भी कहो लेकिन जब से देव की शादी हुई है देव खुश रहने लगा है। और तभी कृष बिना सोचे समझे बोला, हाँ बस एक बार संजना से इसका ब्रेकअप और हो जाए, फिर तो इसकी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। कृष ने जैसे यह बात बोली अपनी आंखें कस कर बंद कर ली और धीरे से गर्दन को घुमाकर देव की तरफ देखा तो देव सुलगती हुई आंखों से कृष को ही देख रहा था। कृष ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कह रहा था चाय के साथ अगर पकौड़े हो जाते। देव खड़ा होकर बोला, चल वे, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। और तभी कृष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अरे मेरे बाप का पोता तो है। थोड़ी देर में अभिमान ने चाय पी ली और खड़ा होकर अंगड़ाई तोड़ते हुए सबको देखकर बोला, अब जो भी खाना है शाम की पार्टी में खाना, अब चुपचाप खड़े होकर मिशन पर ध्यान दो। अभिमान अपनी बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही फ्लैट की बेल बजी। अभिमान ने तीनों की तरफ देखा और तीनों ही इग्नोर कर गए। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाई और फ्लैट के गेट की तरफ चला गया। अभिमान ने गेट खोला तो वहां एक 40-42 साल की औरत खड़ी थी। वह औरत बोली, नमस्ते सर, मुझे कृष ने बुलाया था। और तभी कृष को याद आया कि उसने तो बच्चियों के लिए मेड हायर की है। कृष खड़ा होकर जल्दी से अभिमान के पास गया और उस औरत को देखकर बोला, हाँ मैं ही कृष हूँ, अंदर आओ। वह औरत अंदर आ गई। उसने उस औरत को देखकर कहा, देखिए इस घर में कुछ लड़कियां रहती हैं और कुछ लड़कियां और आएंगी, टोटल 50-55 लड़कियां, आपको उन सारी लड़कियों की देखभाल करनी है। वह औरत बोली, सर यह क्या अनाथ आश्रम है? अभिमान बोला, हाँ अनाथ आश्रम तो नहीं है लेकिन लगता है बनाना पड़ेगा। अभिमान अपनी बात बोलकर चला गया और कृष ने उस औरत की तरफ देखकर कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, हम भाइयों ने कुछ लड़कियों को अडॉप्ट किया है और अब उन लड़कियों की देखभाल के लिए हमें एक केयर टेकर चाहिए, तो आप प्लीज यह जॉब कर लोगी ना? उस औरत ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह रहा किचन, आप आज से ही अपनी जॉब स्टार्ट कर दीजिए। उस औरत ने हाँ में गर्दन हिलाई और किचन में चली गई। दूसरी तरफ उस जंगल में जो घर था वहां राघव के साथ उसके बॉडीगार्ड सो रहे थे और तभी नित्या ने बॉडीगार्ड को लात मारकर उठाते हुए कहा, सब सो रहे हो, मैं क्या तुम्हें यहाँ सोने के पैसे देती हूँ? बॉडीगार्ड ने आंखें मलकर आंखें खोली तो सामने नित्या खड़ी थी। नित्या सुलगती हुई आंखों से देख रही थी। नित्या को देखते ही सारे बॉडीगार्ड जल्दी से उठ गए। उनमें राघव भी था। नित्या ने राघव को देखकर कहा, मैंने कल तुम्हें कुछ करने के लिए कहा था, वह किया कि नहीं? राघव धीरे से बोला, मैंने कल नहीं किया, लेकिन अगर आप कहोगी तो मैं अभी कर दूंगा। नित्या ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ एक बॉडीगार्ड को देखकर कहा, अपना मोबाइल लो और चलो उस लड़की के पास। राघव को छोड़कर किसी को कुछ नहीं पता था और राघव भी मन ही मन खुद से ही कह रहा था, कितनी घटिया औरत है, इससे ज्यादा घटिया औरत नहीं हो सकती। नित्या राघव और बाकी बॉडीगार्ड के साथ उस कमरे में आ गई। नित्या ने उस कमरे में नजर घुमाई और राघव को देखकर कहा, कहाँ है वह लड़की, लेकर आओ। राघव उस कमरे में जो बाथरूम था उसमें जाकर देखने लगा, लेकिन वह लड़की राघव को कहीं नहीं मिली। राघव अपने चेहरे पर हैरानी के भाव लाता हुआ बोला, मैडम वह लड़की नहीं मिल रही। यह सुनते ही नित्या की आंखें हैरानी से फैल गई। बाकी के बॉडीगार्ड हरकत में आए और उस बड़े से कमरे में इधर उधर देखने लगे।
कोई उसके बेड के पास देखता, पूरे कमरे की अलमारी के अंदर सब ने हर जगह नजर घुमा ली, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं मिली। नित्या को गुस्सा आ गया। उसने राघव की कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, मुझे लग ही रहा था कि तुम उस लड़की को भगा दोगे, और तुमने उस लड़की को भगा दिया। राघव जानबूझकर हैरान होते हुए बोला, मैम, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मुझे उस लड़की को भगाना होता तो मैं बहुत पहले भगा देता। नित्या गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, राघव, मेरा बेवकूफ बनने का कोई इरादा नहीं है। आज से पहले मैंने तुम्हें उसके साथ कुछ करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही कल मैंने उसके साथ कुछ करने के लिए कहा, तुमने उस लड़की को भगा दिया। तुम्हारे अंदर इंसानियत जाग गई। तुम्हारी आंखों में उसके लिए सिंपैथी दिखाई देती है। राघव, तुम जानते हो ना कि अगर मुझे सच पता चला तो मैं तुम्हारा क्या करूंगी। राघव तो कुछ नहीं बोला, लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर कहा, मैम, राघव सही कह रहा है, हमारे साथ ही था। हम सब ने मिलकर थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, और आप तो जानती हो लड़की के दिमाग की हालत ठीक नहीं है। शायद वह लड़की यहाँ से निकल गई। नित्या ने घूरकर उस बॉडीगार्ड को देखा और अगले ही पल एक चांटा उस बॉडीगार्ड के गाल पर जड़ दिया। उस बॉडीगार्ड का चेहरा एक तरफ हो गया। नित्या बोली, आज से पहले तो वह लड़की ऐसे नहीं गई। आज से पहले तुम लोगों ने ड्रिंक नहीं की। तुम जानते हो ना, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि तुम सबने मिलकर उस लड़की को भगा दिया तो क्या होगा। बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोला, चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़े रहे। नित्या ने एक बार फिर राघव को देखकर कहा, अब जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढ कर लाओ, और अगर वह लड़की नहीं मिली तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगी। मैंने कितने सालों से उस लड़की को बंदी बनाकर रखा था, ताकि मैं उससे सिवाय रघुवंशी को हरा सकूं, और अब जब मैं अपना आखिरी दांव खेलने वाली थी, तुमने उस लड़की को भगा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकती। अब जाकर ढूंढो उस लड़की को। इतना कहकर नित्या ने राघव का कॉलर पकड़कर बाहर की तरफ धकेल दिया, और राघव सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही नित्या को इतना गुस्सा आया कि उसने टेबल पर रखा हुआ एक वास उठाया और जमीन पर पटक दिया। दूसरी तरफ अभिमान खान बीवी के सामने खड़ा था, और देव बिल्कुल अभिमान के साथ। अभिमान और देव दोनों ही सुलगती हुई आंखों से खान बीवी को देख रहे थे, और खान बीवी सिर झुकाए खड़ी हुई थी। अभिमान गुस्से में बोला, मैं तुम्हें एडवांस पेमेंट देकर गया था, उसके बाद भी तुमने बच्चों को किसी और के साथ भेज दिया। इसका अंजाम भी जानती हो क्या होगा। खान बीवी सिर झुकाकर बोली, माफ कर दीजिए, अभी बहुत सारी लड़कियां बची हुई हैं, आप चाहे तो लड़कियों को ले जा सकते हैं। अभिमान गुस्से में बोला, उन्हें तो मैं लेकर ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बदले में पैसे नहीं दूंगा, और अगर तुमने ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश की तो तुम पर फ्रॉड का केस कर दूंगा, और तुम कोई लीगल काम तो करती नहीं हो जिससे बेल मिल जाएगी। मैं अपनी पावर लगाकर तुम्हें कभी जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। यह सुनते ही खान बीवी और उसके पीछे खड़े दो आदमियों की आंखें हैरानी से फैल गई। खान बीवी हाथ जोड़कर बोली, अरे साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए, भला मेरा धंधा चौपट करके आपको क्या मिलेगा। देव भी गुस्से में चिल्लाया, और तुम्हें हमारे साथ दगा करके क्या मिल गया। जब हम कल रात तुम्हें वार्निंग देकर गए थे कि एक भी लड़की कम नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुमने लड़कियों को किसी के साथ भेज दिया। तुम्हारी वजह से हमें अरबों का नुकसान हो गया। हमें जिससे डील करनी थी, अब हम उससे डील नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी वजह से हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट नाराज हो गए, और इसका हर्जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। खान बीवी हाथ जोड़कर बोली, ऐसा मत कहिए साहब, आप चाहें तो सारी लड़कियां ले जाइए और मुझे पैसे भी मत दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। क्यों गरीब औरत के पेट पर लात मार रहे हैं। यह सुनते ही अभिमान और देव दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। दोनों ही एक साथ मन ही मन बोले, गरीब औरत। अगले पल दोनों अपने सेंस में आए, और अभिमान ने गुस्से में कहा, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। तुम जानती भी हो मैंने 50 लड़कियों का ऑर्डर ले लिया था। अब मैं कम लड़कियां लेकर जाऊंगा तो मेरे क्लाइंट नाराज हो जाएंगे। खान बीवी हाथ जोड़कर बोली, अरे साहब, इस बार एडजस्ट कर लीजिए ना, अगली बार आएंगे तो बहुत सारी लड़कियों का इंतजाम कर दूंगी। माफ कर दीजिए ना। इस बार अभिमान कुछ बोलता, उससे पहले ही देव ने अभिमान की बाजू पकड़कर कहा, सर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इस फालतू औरत के साथ टाइम पास करें। जितनी भी लड़कियां हैं लेकर चलते हैं, कम से कम हमारे कुछ क्लाइंट तो खुश हो जाएंगे। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और खान बीबी को देखकर
कहा, इन सारी लड़कियों को गाड़ी में बैठाओ और कोई ना जाना चाहे तो थप्पड़ मार देना। खान बीवी ने हाँ में गर्दन हिलाई और सारी लड़कियों को एक एक करके बाहर किया और एक मिनी बस में बैठा दिया। खान बीवी ने फिर हाथ जोड़कर अभिमान से कहा, सर पैसे। अभिमान की आंखें हैरानी में लाल हो गई और देव उसने तो खान बीवी की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, पैसे तो तुम हमें दोगी, तुम्हारी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है और अभी तुम्हें पैसे चाहिए। हमने तुम्हें कल रात जितने पैसे दिए थे सारे वापस लेकर आओ। याद नहीं हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पैसे डूबे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और तभी अभिमान ने अपनी जेब से बंदूक निकाली। बंदूक देखकर खान बीवी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने अपने आदमियों को देखकर बैग लाने का इशारा किया। वह दोनों आदमी बैग लेकर आए और उन्होंने वह बैग देव के हाथ में थमा दिया। देव उस बैग को लेकर अपनी गाड़ी के पास आया और उसने उस बैग को गाड़ी में रख दिया। देव ने फिर क्रस को फोन करके कहा, क्रस बड़े पापा का विक्रम आदित्य वर्मा दोस्त है ना, जो आईएएस ऑफिसर है, वह अभी रिटायर नहीं हुआ है। जितनी जल्दी हो सके विक्रम अंकल की मदद लेकर इस खान बीवी का पत्ता साफ करें, नहीं तो ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर देगी। क्रस बोला, तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही अंकल को कॉल कर दिया है, बहुत जल्द यहाँ आते ही होंगे, बस तुम अभिमान को लेकर निकलो। देव ने फोन कट किया और अभिमान के पास आ गया। अभिमान अभी अपनी बंदूक उलट पुलट कर देख रहा था। खान बीवी बंदूक को देखकर डर रही थी और तभी देव बोला, डरने की जरूरत नहीं है खान बीवी, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं अगर तुम हमारी बात नहीं मानती, लेकिन तुमने हमारी बात मान ली इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, वरना तुम नहीं जानती तुम्हारी वजह से हम इतना नुकसान उठाने वाले हैं। अभिमान और देव दोनों ही वहां से एटीट्यूड में लड़कियों को लेकर चले गए और खान बीवी अपने दो आदमियों के साथ उन्हें जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही वह लोग खान बीवी की आंखों से ओझल हुए, खान बीवी वहीं गार्डन में बैठकर रोने लगी। खान बीवी बुरी तरह से वहीं बैठकर रोने लगी। आखिर उसका इतना नुकसान जो हो गया था, 1 ही करोड़ में रघुवंशी जूनियर्स ने खान बीवी की वाट लगा दी थी। थोड़ी देर में वहां पुलिस ऑफिसर आए। उन्होंने खान बीवी के हाथों में हथकड़ी पहनाते हुए कहा, बहुत हुआ खान बीवी, इस बार अंदर जाओगी तो बाहर नहीं आओगी, चाहे तुम्हारे कितने भी बड़े कस्टमर हो। खान बीवी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। एक ही झटके में खान बीवी का जमा जमाया धंधा जूनियर रघुवंशी ने बर्बाद कर दिया था। दूसरी तरफ देव और अभिमान दोनों मिलकर उन लड़कियों को लेकर वापस से फ्लैट में आ गए। वह लड़कियां जब अपनी बाकी की सहेलियों से मिली तो खुश हो गई और बाकी लड़कियों ने उन लड़कियों को बताया कि वह अब यहाँ सेफ हैं और अब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपना करियर बना सकती हैं। दूसरी तरफ राघव सीधा अपने फ्लैट में आया। राघव ने अपने बेडरूम में जाकर देखा तो वह लड़की अभी बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई थी। राघव ने एक बार फिर उस लड़की के माथे पर हाथ रखा और बाहर चला गया। तभी राघव के फ्लैट की बेल बजी और राघव के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। राघव जल्दी से उठकर उस कमरे की तरफ गया जहां वह लड़की बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। राघव ने उस कमरे का गेट बाहर से बंद कर दिया और फिर जैसे तैसे अपने डर को कंट्रोल करता हुआ गेट के पास आया। राघव ने अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया और थोड़ा सा गेट खोलकर देखा तो सामने अनिरुद्ध एक कटोरी लेकर खड़ा हुआ था। राघव की जान में जान आई। उसने पूरा गेट खोलकर कहा, क्या हुआ अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने कहा, राघव भैया घर में चीनी खत्म हो गई, पार्किंग में आपकी बाइक देखी तो समझ गया कि आप अपने फ्लैट में आ गए, तो सोचा क्यों ना अब आपसे थोड़ी सी चीनी मांग लूं। राघव ने अनिरुद्ध के हाथ से कटोरी ली और किचन की तरफ चला गया। अनिरुद्ध भी राघव के पीछे पीछे किचन तक आ गया। अचानक ही अनिरुद्ध ने पूछा, राघव भैया राधा भाभी मिली? राघव ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अब तो शायद ही राधा मिलेगी। इतना कहकर राघव ने एक कटोरी चीनी अनिरुद्ध के हाथ में थमा दी। अनिरुद्ध ने कहा, क्यों नहीं मिलेगी, मिल जाएंगी। अंकल कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वह मिल ही जाती है। राघव ने हंसकर कहा, ऐसा नहीं होता, अगर राधा को मिलना होता तो मिल जाती। छोड़ो, अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी। राधा मेरी जिंदगी में वापस आएगी। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे बारे में यहाँ किसी को मत बताना। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी कमरे में से टूटने की आवाज आने लगी। शायद वह लड़की दरवाजा बजा रही थी। यह सुनकर राघव की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं अनिरुद्ध वह भी हैरान होकर राघव को देखकर बोला, आपके कमरे में कोई है भैया? राघव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, कोई भी तो नहीं है। अनिरुद्ध बोला, नहीं, मुझे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दे रही है।
राघव ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा वहम हो सकता है, बराबर वाले फ्लैट में कोई हो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और उस गेट की तरफ देखा जहां से थोड़ी देर पहले आवाज आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही थी। अनिरुद्ध ने एक बार राघव की तरफ देखकर मुस्कुराहट पास की और वहां से चला गया। उसके जाते ही राघव ने गेट बंद किया और जल्दी से उस लड़की के कमरे में आया। राघव ने देखा तो वह लड़की बेड से उतरकर चल रही थी। चलने की आवाज से उसका हाथ वहां रखे फ्लावर पॉट पर लग गया और वह फ्लावर पॉट टूट गया। राघव ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठाकर बोला, ए लड़की, यहीं बैठो, चलना नहीं है, समझी? उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। राघव ने कुछ कुकीज उसके सामने रखे और बोला, भूख लगी है तो इन्हें खा लेना। उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। राघव कमरे से बाहर चला गया। राघव यह सब कर तो रहा था, लेकिन अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह अच्छे से जानता था कि नित्या कपूर चुप नहीं बैठेगी, उस लड़की को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी। और जब उसे पता चलेगा कि राघव ने उसके साथ दगा किया है, तब तो उसकी जान लेने में वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। दूसरी तरफ जब अनिरुद्ध अपने कमरे में आया तो उसे राघव के फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ लगी, और तभी उसकी नजर एक एलसीडी स्क्रीन पर गई जहां एक हॉरर सीरियल चल रहा था। उस सीरियल को देखकर अनिरुद्ध ने अपना सलाइवा गटक लिया। अनिरुद्ध ने पहले टीवी बंद किया और उसके बाद बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। आज आराध्या भी नहीं थी, वह भी रघुवंशी मेंशन में थी और अनिरुद्ध को भी आज रघुवंशी मेंशन जाना था। अनिरुद्ध बहुत देर तक बालकनी में खड़ा रहा, तभी उसने अपने लेफ्ट साइड में देखा जहां उसे राघव की बालकनी में एक परछाई दिखाई दी। अनिरुद्ध उस परछाई को ही देखता रहा। वह परछाई कभी इधर और कभी उधर जाती। उस परछाई को देखकर ही लग रहा था कि वह किसी लड़की की परछाई है। उस परछाई को देखकर अनिरुद्ध ने अपना सलाइवा गटक लिया। उसे डर लगने लगा। अनिरुद्ध जल्दी से अपने कमरे में आया। उसने टाइम देखा तो रात के 7 बज रहे थे। अनिरुद्ध ने अपने लिए चाय बनाई और चाय पी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस परछाई पर ही जा रहा था। अनिरुद्ध वापस से बालकनी में गया तो अब तो अनिरुद्ध एक सेकंड के लिए भी अपने फ्लैट में नहीं रुका और डर के मारे जल्दी से उस फ्लैट से बाहर चला गया। दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में आज देव और सरगम दोनों का रिसेप्शन था। देव ने टीम के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर का सूट पहना था और जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। देव तैयार हो गया था और अपने कमरे में मोबाइल लेकर खड़ा हुआ था। तभी देव थोड़ा तेज आवाज में बोला, सरगम रेडी हो गई, थोड़ी देर में बड़ी माँ बुलाने आ जाएंगी। सरगम, जो कि क्लोसेट से तैयार होकर बाहर आई, देव ने सरगम को देखा तो देखता ही रह गया। लाल जोड़े में सरगम बहुत खूबसूरत लग रही थी। सरगम ने एक लाल कलर का लहंगा पहना हुआ था जो बहुत सिंपल सा था, उसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। देव तो सरगम को ही देखता रहा और फिर अचानक से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव जल्दी से सरगम के सामने गया और घुटने के ऊपर बैठकर दोनों हाथ हवा में फैलाकर बोला, सरगम, आई लव यू। सरगम की तो आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि देव उसे प्रपोज कर रहा है। हालांकि पहले ही रात देव कमरे में नहीं आया और जब आया तो सीधा जाकर उसे गले लगाकर सो गया और अब घुटनों के बल बैठकर उसे आई लव यू बोल रहा है। और तभी देव ने चुटकी बजाकर सरगम से कहा, क्या सोच रही हो? तुम्हें ही कह रहा हूँ। सच में सरगम, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आई रियली लव यू। लेकिन वह वाला लव यू नहीं, दोस्त वाला लव यू। बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें इस अनचाहे रिश्ते से आजाद कर दूंगा और फिर तुम्हारे लिए एक हैंडसम सा लड़का ढूंढ दूंगा। फिर तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। नो डाउट तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा। तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सरगम का दिल जितनी जल्दी से खुश हुआ था उतनी ही जल्दी दुखी भी हो गया। सरगम धीरे से बोली, क्या सच में मैं बहुत खूबसूरत हूँ? देव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सरगम बोली, तो क्या सच में कोई भी मुझे पसंद कर लेगा? देव बोला, हाँ, कोई भी तुम्हें पसंद कर लेगा। सरगम बोली, तो फिर आप क्यों नहीं पसंद कर लेते? यह सुनते ही देव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जो अपने दोनों हाथ हवा में फैला रखे थे वह खुद में समेट लिए और खड़ा होकर सरगम को हैरानी से देखने लगा।
और तभी सरगम मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। यह सुनते ही देव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वह भी हंसकर बोला, मैं तो सच में सीरियस हो गया था। देखो सरगम, मैं पहले से ही रिश्ते को लेकर क्लियर हूँ और अब तुम भी मुझे लेकर कोई डाउट मत रखना, समझ रही हो ना। सरगम ने नामे गर्दन हिला दी और जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल करके मुस्कुराकर बोली, मैं कोई डाउट नहीं रख रही, मैं भी बस मजाक ही कर रही थी। देव ने मुस्कुराकर सरगम की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, अच्छा चले। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपना हाथ देव के हाथ में रख दिया और जैसे ही उसने अपना हाथ देव के हाथ में रखा, मन ही मन खुद से कहा, कान्हा जी प्लीज आप अब यह हाथ कभी मत छुड़वाना। देव फिर सरगम को लेकर बाहर पार्टी में चला गया। वहीं दूसरी तरफ मीरा हीर के पास रहने लगी थी। उसे हीर के पास अच्छा लगता था और वैसे भी मीरा समझती थी कि उसकी बहन की शादी हो गई है, इसलिए वह सरगम से डिस्टेंस मेंटेन करने लगी थी। इसलिए उसे जो कुछ भी चाहिए होता था वह हीर के पास आ जाती थी। अब भी वह हीर के पास ही दुपट्टा लेकर खड़ी हुई थी ताकि हीर उसका दुपट्टा सही से उसके लहंगे में अटैच कर दे। हीर भी मिरर के सामने खड़ी होकर बैंगल्स पहन रही थी। बैंगल्स पहनने के बाद उसने मीरा को देखा और प्यार से अपने पास आने का इशारा किया। मीरा भी हीर के पास चली गई। हीर ने मीरा का दुपट्टा सही से सेट कर दिया और फिर उसके गाल को हाथ लगाकर बोली, मीरा मेरा एक काम कर दो। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई। हीर ने बेड पर रखे एक सूट को मीरा के हाथ में देते हुए कहा, यह ले जाकर क्रश को दे दो, वह भी तैयार हो जाएगा। मीरा क्रश के पास तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन हीर ने उससे कहा था, इसलिए उसने चुपचाप सूट को उठाकर क्रश के कमरे में चली गई। मीरा क्रश के कमरे के बाहर खड़ी हुई अपने आप को तैयार कर रही थी और फिर उसने जैसे ही गेट खटखटाया, गेट अंदर से क्रश ने खोल दिया। उसने मीरा को देखकर कहा, ए छुटकी, यहाँ क्या कर रही हो? मीरा ने कांपते हाथों से कोट क्रश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बड़ी माँ ने दिया है। क्रश ने कोट पकड़ लिया और मीरा जैसे ही जाने को हुई, क्रश ने मीरा की कलाई पकड़कर उसे कमरे में खींच लिया। मीरा की आंखें तो हैरानी से फैल गई। क्रश बोला, ए छुटकी, पहली बार मेरे कमरे में आई हो, मेरा कमरा तो देख लो। मीरा तो चुपचाप खड़ी थी, रिएक्ट नहीं कर रही थी और तभी क्रश अपने कोट को देखता हुआ बोला, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मीरा ने आंख उठाकर क्रश को देखा तो क्रश ने मुस्कुराकर कहा, हमने तुम्हारी सारी सहेलियों को खान बीबी के पास से आज़ाद करा दिया और वह सारी लड़कियां आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगी और खान बीबी को हमने पुलिस के हवाले कर दिया है। इस बार खान बीबी को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि मैंने खुद आईएएस ऑफिसर से बात की है। यह सुनते ही मीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जल्दी से क्रश के सामने आई और एक्साइटेड होकर बोली, आप सच कह रहे हैं मिस्टर रघुवंशी? सच में खान बीबी अब कभी किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करेगी? क्रश ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, किसी की नहीं खराब करेगी। इनफैक्ट तुम्हें तो अभिमान को थैंक यू बोलना चाहिए। अभिमान की वजह से ही हमने यह सब किया है। मीरा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, सर तो गुस्सा करते हैं, अगर मैं उन्हें थैंक्स बोलने जाऊंगी तो फिर से गुस्सा करेंगे। क्रश बोला, गुस्सा करेगा तो करेगा, लेकिन तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से जाने लगी और तभी क्रश ने मीरा का दुपट्टा पकड़ लिया। मीरा की सांस रुक गई। मीरा ने नम आंखों से पलटकर क्रश को देखा तो क्रश की नजर कहीं और थी। मीरा ने क्रश की नजरों को फॉलो किया तो हैरान हो गई। क्रश मीरा की कमर को देख रहा था। मीरा की कमर थोड़ी सी विजिबल थी और क्रश की नजर वहीं टिकी हुई थी। मीरा की कमर में हल्के हल्के निशान थे जो हल्के नीले थे। क्रश को समझते देर नहीं लगी कि उस रात क्रश ने मीरा के साथ कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से मीरा उससे इतना डरती है। मीरा अपना दुपट्टा छुड़वाने लगी लेकिन उसने मीरा का दुपट्टा नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उसे झटका मारा और मीरा क्रश के सीने से जा लगी। क्रश ने मीरा को पलटा और उसके बालों को हटाकर उसकी कमर को देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा हैरान हो गई। ऐसे ना जाने कितने ही निशान मीरा की कमर पर थे। यह देखकर क्रश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।